हाँ तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विक्रम आपको कराऊंगा जेनेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर अपने कर लिया था, तो आपको क्या है साथ के साथ उसको देख याद करना है। तो जब ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा। आज अपने सेकंड चैप्टर टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली। तो देखो बच्चों, अपने कोई भी आगे चैप्टर करेंगे उसमें क्या है, जो ये शब्दावली है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपने डीएनए आने पड़ेंगे तो उसमें आएगा जीन, गुणसूत्र, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो पूरी ये बुक के अंदर अपने हर चैप्टर के अंदर ये जो शब्दावली है ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है भी इनको रटना नहीं है, अपने को समझना है। भी किताबों में 4-4-5 लाइन की कोई चीज़ है, लेकिन वो अपने को ये नहीं देखना भी किताब में 5 लाइन लिखी है, 5 लाइन रटनी है, नहीं रटनी। अपने क्या है उसका अर्थ समझना है। जैसे गुणसूत्र, तो आपको पता होना चाहिए गुणसूत्र क्रोमोसोम होता क्या है, ये क्या होता है। जैसे ये स्टोन प्रोटीन का होता है, डीएनए में कुछ भाग आरएनए की एक जटिल संरचना होती है। तो बुकों में इस चीज़ को बढ़ा के 4 लाइन 5 लाइन में लिखा हुआ है, नहीं। आपको क्या है इसका मेन अर्थ है वो समझना है। तो आज अपने करते हैं टर्मिनोलॉजी शब्दावली। सबसे पहले दिया हुआ है एसेंट्रिक फ्रेगमेंट। एसेंट्रिक फ्रेगमेंट गुणसूत्र का वह टुकड़ा जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता। क्या क्या कहते हैं? गुणसूत्र का वह टुकड़ा जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता। बच्चों, गुणसूत्र की संरचना है, उसके 2 क्रोमेटिड है, वो किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से। तो एसेंट्रिक फ्रेगमेंट का मतलब है जिसमें सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक वह गुणसूत्र जिसका सेंट्रोमियर किनारे से हटकर स्थित होता है। क्या पढ़ा आपने? एक्रोसेंट्रिक यानी कि गुणसूत्र का वह गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर क्या है, किनारे से हटकर स्थित होता है। तो आपको इस तरह से समझ के इसको देखना है। इंपॉर्टेंट है ये शब्दावली, क्योंकि अगर इसका बेसिक आपको पता होगा तो कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आप पहली बार पढ़ोगे आपको थोड़ा ऐसे लगेगा अभी क्या है, डीप है, लेकिन उस चीज़ को आप दोबारा पढ़ो, फिर तीसरी बार पढ़ो, धीरे धीरे ऐसे करते करते आपके वो शब्दावली है वो रूटीन में आ जाएगी। रूटीन का मतलब आपको जैसे ही मैंने पूछा गुणसूत्र क्या है तो आपके दिमाग में हाथों हाथ आंसर आएगा। तो आपको अभ्यास साथ साथ में करते रहना है। आगे एलील। एलील गुणसूत्र में किसी विशिष्ट स्थान पर स्थित एक जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं। क्या? एलील यानी कि गुणसूत्र पर जो जीन स्थित होते हैं उसके जो विभिन्न रूप है वो उसको क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझो, दिमाग में बिठाओ, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये शब्द बार बार आएगा, एलील एलील एलील। तो एलील कहते किसे है? गुणसूत्र पर स्थित जीन के विभिन्न रूप। गुणसूत्र में स्थित जीन के विभिन्न रूप कैसे? जैसे मान लो अपने लंबेपन का मैं एग्जाम्पल बार बार इसलिए लेता हूँ, ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने लंबेपन का, बौनेपन का मेंडल ने जो नियम दिए उनमें पढ़ा हुआ है। तो आपको एलील, अब मैंने पूछूं मैं भी एलील किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी गुणसूत्र पर जो जीन स्थित होते हैं उनकी विभिन्न रूप। रूप का मतलब लंबाई का, बौनेपन का, तो ये उसी स्थान को क्या कहते हैं? उस रूप को एलील कहते हैं। आगे है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस गर्भवती मादा के गर्भ में पल रहे बच्चे की जन्म से पूर्व किसी तरह की जांच करने के लिए उसके चारों तरफ उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड का नमूना निकालने की विधि को एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। देखो बच्चों, कोई भी प्रेग्नेंट पशु है उसकी जांच करने के लिए जांच किस तरह करेंगे कि जो उसके गर्भ के चारों ओर के एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एमनियोसिंथेसिस। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एमनियोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भी जैसे प्रेग्नेंट पशु है उसकी जो गर्भ की जांच करते हैं तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसे पता करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। अब आते हैं एनिप्लॉइड। एनिप्लॉइड यानी कि गुणसूत्रों का एक संपूर्ण सेट जो गुणसूत्रों के संपूर्ण अगुणित समूह का पूर्ण गुणक नहीं होता। यानी कि गुणसूत्रों का एक समूह है। समूह इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है जो आगे गुणज में नहीं होता, जिसका आगे विभाजन नहीं होता। डिप्लॉइड का मतलब है जिसका आगे विभाजन होता है।
आगे अपने बात करते हैं पशु प्रजनन या प्रजनन की, एनिमल ब्रीडिंग। पशु प्रजनन की, एनिमल ब्रीडिंग पशु विज्ञान की वह शाखा है जो पाले जाने वाले पशुधन के जीनीय मूल्य जैसे प्रजनन मूल्य आदि के मूल्यांकन से संबंध रखती है, इन्हें विस्तार से समझाती है। यानी कि नॉर्मल सी बात है पशु प्रजनन या प्रजनन की, एनिमल ब्रीडिंग, इस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्या है, पशुओं की प्रजनन वैल्यू आदि से संबंध रखती है। आगे अपने बात करते हैं अपव्यूहन। अपव्यूहन, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको ये शब्दावली अच्छी तरह से समझ के याद करनी है। और मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुक में लिखा हुआ है 5-7 लाइनें, उनको रटना नहीं है, आपको समझना है उसका अर्थ। जैसे अपव्यूहन है, क्या होता है, देखो, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में संजात गुणसूत्रों का व द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमेटिड का कोशिका के विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन, जिनसे जीन के एलील्स पृथक हो जाते हैं। देखो, अपने बात करते हैं जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें दो तरह के सेल डिवीजन है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो जब ये विभाजन होता है तो जो संजात गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। तो ये आगे अपने जब आएगा सेल डिवीजन तो विस्तार से पढ़ेंगे। आगे अपने बात करते हैं कायिक गुणसूत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम। बार बार रिपीट करता हूँ, कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम। जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कायिक, कायिक का मतलब काय, अपना शरीर, देह। तो वो गुणसूत्र जो किसका निर्माण करते हैं, अपने बॉडी का निर्माण करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 है वो ऑटोसोमल होते हैं, यानी कि कायिक गुणसूत्र हैं जो अपने शरीर का निर्माण करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम, वे गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है, वो लिंग का निदान नहीं करते। ऑटोसोम किसका निदान करते हैं, अपने बॉडी निर्माण में सहायक होते हैं। आगे अपने बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर सकते हैं, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के परीक्षणों व अनुसंधानों में किया जाता है। अब क्या पढ़ा आपने, बैक्टीरियोफेज, वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु। अगला है बारकाय, बार बॉडी। यह एक एक्स गुणसूत्र होता है जो अकीरिया व संघनित होता है और यह रंजित करने पर गहरे धब्बे के रूप में रंजक ग्रहण करता है। यह केवल मादा प्राणियों में ही पाई जाती है, लिंग परीक्षण का आधार होता है। देखो इंपॉर्टेंट है, बारकाय किस गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, एक्स गुणसूत्र पर, मादा प्राणियों में पाया जाता है और लिंग निर्धारण में सहायक है। तो इस तरह से आपको मेन पढ़ना है। अब जैसे प्रश्न अगर बारकाय, तो आप इसे ऐसे नहीं पढ़ोगे ये हो, तो आपको ये पता होना चाहिए यह एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, मादा प्राणी में पाया जाता है और लिंग निर्धारण में सहायक है। अब अपने बात करते हैं प्रजनन भंडार, यानी कि ब्रीडिंग स्टॉक। ब्रीडिंग स्टॉक प्राणियों का वह समूह है जो किसी सुनियोजित प्रजनन के काम में लिया जाता है। सुनियोजित का मतलब है वे अपने सोच विचार के अपने तरीके से भी एक योजना के अंतर्गत जो प्रजनन करवाया जाता है उसे ब्रीडिंग स्टॉक कहते हैं। अब अपने बात करते हैं द्विलिंगी या द्विसंयोजी। द्विलिंगी या द्विसंयोजी इंग्लिश में इसे कहते हैं बाइवेलेंट। संजात गुणसूत्रों का जोड़ा जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज व मेटाफेज अवस्थाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। संजात गुणसूत्रों का जोड़ा जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज व मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है। कौन सा, द्विलिंगी या द्विसंयोजी। आगे अपने बात करते हैं cDNA। सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। प्रश्न पूछा जाए cDNA, आपके सामने ये आ गया फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म लिखो। तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए का आपको पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड अम्ल। वह डीएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम के द्वारा आरएनए की प्रतिलिपि के रूप में भेजा जाता है, cDNA कहते हैं। किसे कहते हैं, वह डीएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम के द्वारा आरएनए की प्रतिलिपि के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, आरएनए की प्रतिलिपि के रूप में पाया जाता है, उसे cDNA कहते हैं। अब अपने बात करते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है,
गुणसूत्रों का वह स्थान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार आएगा, सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, तो ये शब्दावली है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेंट्रोमियर, गुणसूत्रों का वह स्थान या संरचना जिसमें गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान तंतुओं की सहायता से जुड़ते हैं। ये विभाजन की मेटाफेज अवस्था के दौरान स्पष्ट संकीर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। देखो गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो आपस में जुड़े होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर के द्वारा। और जो सेल डिवीजन में मेटाफेज अवस्था है उसमें ये विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। तो सेंट्रोमियर का क्या होता है, उसमें विभाजन होता है। प्रश्न पूछा जाएगा सेंट्रोमियर का विभाजन, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेटाफेज अवस्था के अंदर, ठीक है। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है, जिसमें गुणसूत्र के दोनों पार्ट है वो जुड़े हुए होते हैं। गुणसूत्रों का वह स्थान संरचना जिसमें गुणसूत्र क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान तंतुओं की सहायता से जुड़ते हैं। यह विभाजन की मेटाफेज अवस्था के दौरान स्पष्ट संकीर्ण के रूप में दिखाई देता है। आगे आ गया क्रोमेटिड, क्या आ गया, क्रोमेटिड। कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था पर एक गुणसूत्र की दो संरचनाओं के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि गुणसूत्र की जो संरचना है, ये वाली मैं आपको इशारे से बना के बता रहा हूँ, ये वाली, तो इसमें क्या है, जो ये इधर वाले दो पार्ट हैं उनको क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। तो दो पार्ट हो गए, एक इस साइड का क्रोमेटिड और एक साइड का क्रोमेटिड, मिलके क्या बन गया, गुणसूत्र बन गया। कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था पर एक गुणसूत्र को दो संरचनाओं के रूप में देखा जाता है जो सेंट्रोमियर पर जुड़ी होती है। देखो दोनों क्रोमेटिड किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। इन दोनों संरचनाओं को क्रोमेटिड कहते हैं। जिन पर विभिन्न जीन्स के एलील का विन्यास एक समान होने के कारण इन्हें आइडेंटिशियल सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जो एक तरफ के हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। विभाजन के दौरान ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड पृथक होकर अलग अलग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो देखो ये जो पूरी बात है, गुणसूत्र क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्या होता है, गुणसूत्र के दो पार्ट हैं जो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं और सेल डिवीजन के विभाजन के दौरान ये विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और इन पे क्या पाए जाते हैं, जीन्स, और जीन में क्या होते हैं, एलील। अब आ गया एलील, पढ़ गए हैं, एलील फिर आ गया। तो आपको पता होना चाहिए दिमाग में भी एलील क्या है। क्या है एलील, गुणसूत्रों पर जीन स्थित होते हैं, उनके विभिन्न रूप ही क्या है, एलील है। गुणसूत्र है उस पर जीन उपस्थित है और जीन के विभिन्न रूप है, जैसे लंबाई का, गोरेपन का, तो वो क्या है, एलील कहलाते हैं। अब आ गया क्रोमेटिन, पहले पढ़ा था क्रोमेटिड, उससे पहले पढ़ा था सेंट्रोमियर, अब अपने पढ़ रहे हैं क्रोमेटिन। बहुत मिक्सअप है, एक जैसी शब्दावली है, अर्थ इनका बिल्कुल अलग है। अब अपने पढ़ते हैं क्रोमेटिन। यह किसी कोशिका में डीएनए, स्टोन प्रोटीन में इससे संबंधित अन्य प्रोटीन की जटिल संरचना है जो तंतुनुमा होती है। देखो क्रोमेटिन क्या है, कोशिका में डीएनए, स्टोन प्रोटीन व अन्य प्रोटीन की एक संरचना है। आप यूं समझ लो भी एक धागेनुमा संरचना है जो किससे बनी होती है, प्रोटीन की, स्टोन प्रोटीन की व अन्य प्रोटीन की बनी होती है। उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। गुणसूत्र का निर्माण क्या होता है, क्रोमेटिन से मिलकर ही होता है। जैसे धागेनुमा संरचनाएं धीरे धीरे वो जटिल होती जाएगी, अपने सेल डिवीजन के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपने बात करते हैं गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, यह वह संरचना है जो डीएनए के अणु के चारों तरफ बनी होती है। यानी कि गुणसूत्र क्या है, यह वह जटिल संरचना है जो डीएनए के अणु के चारों तरफ बनी होती है। बीच में डीएनए, उसके चारों तरफ संरचना बनी, और ये संरचना बनी किस चीज़ की है, स्टोन प्रोटीन, डीएनए व अन्य प्रोटीन व कुछ भाग आरएनए का समृद्ध किया जाता है। क्या पढ़ा आपने, गुणसूत्र, इंग्लिश में क्रोमोसोम। क्या चीज़ है, यह एक जटिल संरचना है जो डीएनए के चारों तरफ पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, स्टोन प्रोटीन, डीएनए व कुछ भाग आरएनए से मिलकर बनी होती है। यह संरचना कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था पर संघनित होने पर स्पष्ट दिखाई देती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीधा कंपटीशन में आता है। भी सेल डिवीजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वो कौन सी अवस्था है, मेटाफेज में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। कैसे, प्रोफेज के अंदर बिल्कुल धागेनुमा संरचना होती है जो धीरे धीरे संघनित होकर मेटाफेज के अंदर क्या अपने को स्पष्ट दिखाई देती है। काफी बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ये तो आपको ध्यान में रखना है।
अब अपने बात करते हैं क्लोन। इसका अर्थ है वे डीएनए अणु जिनका किसी सूक्ष्मजीवी, जीवाणु या यीस्ट में रिप्लेसन करके हजारों लाखों समान प्रतिलिपि बनाई जा सकती है। क्लोन का मतलब है कॉपी, किसी भी चीज की एक से अधिक सेम प्रतिलिपि बनाना ही क्या है, क्लोन है। क्लोनिंग का अर्थ है कि किसी प्राणी की कोशिकाओं में डीएनए से रिप्लेसन द्वारा दूसरा समान प्राणी तैयार करना है, किसी विशिष्ट डीएनए के अणु से समान डीएनए, यानी कि हूबहू किसी की कॉपी बनाना हो, उसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। अगला पढ़ते हैं अपने कोडोन। क्या पढ़ते हैं, कोडोन। एमआरएनए के अणु में 3 क्रमागत न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होता है, फॉस्फोरस होता है और शुगर होती है। न्यूक्लियोटाइड का समूह है जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के अणु में जुड़ने वाले विशिष्ट अमीनो अम्लों का कोड होता है। अगला है क्रॉसिंग ओवर। क्या, क्रॉसिंग ओवर। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान दो समजात गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान किया गया है, क्रॉसिंग ओवर। और प्रश्न पूछा जाए क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, तो क्या होता है क्रॉसिंग? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है उसका आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। दोबारा देखो, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अगला आ गया विकृतीकरण। क्या, विकृतीकरण। इसके अंतर्गत भौतिक या रासायनिक कारणों से डीएनए अपनी द्विकुंडली संरचना से एकल संरचना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नाम से पता चल रहा है विकृतीकरण, यानी कि कुछ विकृति या कुछ हानि या कुछ मतलब अपने कह सकते हैं भी कमी या बढ़ोतरी करके डीएनए क्या करता है, और वो बढ़ोतरी किस कारणों से होती है, या तो भौतिक कारण है या रासायनिक कारणों से द्वारा अपने क्या करते हैं, इसमें द्विकुंडली संरचना से डीएनए अपनी एकल संरचना का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। अगले आ गया डिप्लॉइड, द्विगुणित। मैंने पहले बताया आपको द्विगुणित डिप्लॉइड गुणसूत्रों के एक संपूर्ण अगुणित सेट की 2 प्रति उपस्थित होना, डिप्लॉइड, द्विगुणित। प्रश्न पूछा जाए द्विगुणित डिप्लॉइड तो आप क्या कहोगे, अगुणित सेट का समूह क्या कहलाता है, द्विगुणित या डिप्लॉइड कहलाता है। आगे पढ़ते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाई का मतलब एक से ज्यादा, डाइकोट का मतलब युग्मनज और ट्विंस का मतलब है जुड़वा। देखो शब्द के अंदर इस सब पूरा अर्थ लिखा होता है। डाई का मतलब एक से ज्यादा, जाइकोट का मतलब युग्मनज और ट्विंस का मतलब है जुड़वा, यानी एक से अधिक जाइकोट के द्वारा जुड़वा बच्चे पैदा होना, जिसे क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। अब देखो क्या कह रहा है इसके बारे में, ये वे जुड़वा बच्चे होते हैं जो 2 अंडों के 2 शुक्राणुओं द्वारा निषेचन के प्राण उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं, 2 अंडों के 2 शुक्राणुओं द्वारा। अंडे कितने होंगे, 2, शुक्राणु कितने होंगे, 2, तो उनका मिलन होगा तो क्या पैदा होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज यह एक एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्ट से डीएनए का निर्माण करता है। यह एक एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से डीएनए का निर्माण करता है। प्रभाविता डोमिनेंस, प्रभाविता डोमिनेंस किसी भी प्राणी में प्रदर्शित होने वाले गुण के विभिन्न प्रकार। प्रभाविता, प्रभाव मतलब कोई भी लक्षण अपना प्रभाव दिखाएगा, उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंस। किसी भी प्राणी में प्रदर्शित होने वाले गुण, कोई भी प्राणी है उसमें कोई गुण प्रदर्शित हो रहा है, उसके विभिन्न प्रकार जैसे लक्षण प्रारूप हो सकते हैं, इनमें से एक गुण हमेशा प्रभावशाली होता है, अर्थात उससे संबंधित जीन की मौजूदगी में अन्य गुण प्रदर्शित नहीं होगा। कहने का मतलब जो प्रभावी होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जो है प्रभावी है उसको वो दबा लेगा। आगे आ जाता है प्रभावी एलील, डोमिनेंट एलील। किसी जीन की वह एलील, अब नाम फिर आ गया एलील। एलील का मतलब किसी गुणसूत्र पर स्थित जीन के जो लक्षणों का समूह है वो क्या कहते हैं, एलील। किसी जीन के वह एलील जो समयुग्मजी या विषमयुग्मजी अवस्था में होने पर सामान्यतः लक्षण प्रारूप में प्रदर्शित होती है, इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। प्रभावी को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। क्रोमेटिन, वह
यूकोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का मतलब है वह क्रोमेटिन जो सामान्य रिप्लेशन व जीन एक्सप्रेशन दर्शाता है। यूकैरियोट ये आपने पढ़ा हुआ है आजकल छठी सातवीं क्लासों में, ये आया और पढ़ के आए हो आप। यूकैरियोट क्या है? वह प्राणी जिसका आनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर केंद्रक में स्थित रहता है। इसके अलावा इन प्राणियों की अन्य कई संरचनाएं भी विशिष्ट इकाई झिल्ली से घिरी होती है। डिप्लॉइड वह स्थिति या जीनोम जिसमें गुणसूत्रों का संपूर्ण अगुणित सेट पाया जाता है। आगे एक्सोन किसी जीन का वह हिस्सा जिसका भाग क्षारक्रम परिपक्व mRNA में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। किसी जीन का वह हिस्सा जो क्षारक्रम परिपक्व यानी mRNA में उपस्थित होता है। आगे बात आती है जीन की। जो जीन क्या है? अनुवांशिकी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। डीएनए का वह क्षेत्र या भाग जो किसी क्रियाशील आरएनए या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में संबंधित सूचना रखता है या क्षारक्रम रखता है। मेंडल ने इसे कारक कहा था। मेंडल ने इसको क्या कहा था? जीन नहीं कहा था, कारक कहा था, तो जिसके अनुसार वह अनुवांशिकता की इकाई है। आगे बात करते हैं अपने जीन का नक्शा, जीन मैप। किसी भी जीनोम में उपस्थित जीन की सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाले चित्र को जीन मैप कहते हैं। देखो ये सिंपल है, वो आप समझ सकते हो आराम से। जीन का नक्शा यानी कि किसी भी जीनोम मतलब जीनों का समूह में उपस्थित सभी जीन की सापेक्षिक स्थिति दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? जीन मैप कहते हैं। अब अपने बात करते हैं जीन पूल या समूह। जीन पूल या समूह किसी भी प्राणी जनसंख्या में गुणसूत्र के किसी एक विशिष्ट स्थान पर उपस्थित जीन के सभी एलील को सम्मिलित रूप से जीन पूल कहते हैं। यानी कि किसी भी जीन के जो लक्षण है या जो उनके समूह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। किसी भी जनसंख्या या प्राणी समूह में सभी उपस्थित विशिष्ट जीन के सभी एलील के पूर्ण सेट को जीन समूह कहते हैं। ये एक ही बात है जो अलग शब्दों में लिखी हुई है। यह सामान्यतः जनसंख्या अनुवांशिकी का भाग है। यह जीन समूह बड़ा व वृद्ध होता है। तो इसका अर्थ है कि संबंधित जनसंख्या में जीन विभिन्नता बहुत अधिक है, जबकि जीन समूह छोटा होने पर जीन विभिन्नता कम है। ये जनसंख्या के लुप्त होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। आगे अनुवांशिक कोड, जेनेटिक्स कोड। इसके अंतर्गत उन निर्देशों को शामिल किया जाता है जो mRNA मैसेंजर आरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के विशिष्ट क्रम में के रूप में विन्यासित कर प्रदर्शित करते हैं। आगे अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। वह रोग जो किसी प्राणी, देखो ये नाम से पता चला है अनुवांशिक रोग, जेनेटिक रोग। वह रोग जो किसी प्राणी की सामान्य जीन संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डिजीज। कई डिजीज है जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये जेनेटिक अनुवांशिक रोग है। यानी कि जैसे पिता में था वो माता के थ्रू संतान में आ गया, फिर आगे इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन ये किसके परिवर्तन के कारण होता है? जेनेटिक डिजीज, जीन में उत्परिवर्तन के कारण। आगे अनुवांशिक चिन्ह, जेनेटिक मार्कर। यह एक बहुलक जीन स्थान क्षेत्र होता है जिसका उपयोग विभिन्न अनुवांशिकी अध्ययनों व अनुसंधानों में किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न अनुसंधानों में किसी जीन डीएनए क्षेत्र को चिन्हित कर पहचाना जाता है ताकि आगे के अध्ययन में विशिष्ट क्षेत्र को पहचाना जा सके। जीनोम किसी प्राणी में पाए जाने वाले संपूर्ण डीएनए का संपूर्ण क्षारक्रम, यानी कि जीनों का समूह क्या है? जीनोम है। दोबारा सुनो, जीनोम से कहते हैं किसी प्राणी में पाए जाने वाले संपूर्ण डीएनए का क्षारक्रम या जीन क्रम डीएनए जीनोम है। कोई भी प्राणी है उसमें जीन है, तो उसका जो डीएनए का जो क्षारक्रम है उसके समूह को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। आगे जीन प्रारूप, जीनोटाइप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? जीनोटाइप। किसी भी प्राणी के जीनोम यानी कि डीएनए का क्षारक्रम में उपस्थित सभी जीन के सभी एलील को सामूहिक रूप से जीन प्रारूप कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है जीन प्रारूप। प्रारूप का मतलब एक ढांचा, किस चीज़ का? जीन का। तो जीनोम मतलब डीएनए का जो विन्यास है उसे क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अगुणित हैप्लॉइड किसी भी प्राणी में उपस्थित जीनोम की केवल एक प्रतिलिपि एक, यानी कि उसका आगे विभाजन नहीं होगा। हैप्लॉइड का विभाजन नहीं होता। आगे एक नियम है
हार्डी वीनबर्ग नियम, ये दो वैज्ञानिकों का नाम है, हार्डी और वीनबर्ग। इन्होंने नियम दिया तो इनके नाम पे ये नियम बन गया। यह दो वैज्ञानिकों हार्डी व वीनबर्ग द्वारा दिया गया नियम है जो किसी प्राणी संख्या में किसी विशिष्ट जीन व उसके एलील की आवृत्तियों से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है हार्डी और वीनबर्ग का नियम किससे संबंधित है, तो क्या कहोगे विशिष्ट जीन व एलील की आवृत्तियों से संबंधित है। आगे है हेरिटेबिलिटी, यह संभावना या प्रबलता जिसमें एक गुण आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी जो बचा हुआ वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।